नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए सभी ज़रूरी तथ्यों पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ क्या है, व इसके नामकरण का मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल सैंधो प्रदेशों की 7 नदियों के मध्य फैली विशाल सभ्यता थी, जिनमें मुख्यतः सिंधु नदी के प्रवाह के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता के मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इनकी नगर नियोजन पद्धति, जल निष्कासन सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा। दोस्तों, यह सभ्यता तत्कालीन विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। तो दोस्तों, तत्कालीन विश्व में कई प्रकार की सभ्यताएं जन्म ले चुकी थीं, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, परंतु इन सभी में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैरेसन को एक मोहर प्राप्त हुई तथा उन्होंने इस टीले के विषय में जानकारी दी। तो दोस्तों, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैरेसन को यहाँ पर एक मोहर मिलती है, जिससे उन्होंने इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया और अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका संपादन भी कराया। दोस्तों, इन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका संपादन भी कराया, परंतु अधिक रुझान न हो पाने के कारण इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और दोस्तों, इसके पश्चात बर्टर ब्रदर्स आते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात बर्टर ब्रदर्स आते हैं, जिन्हें अंग्रेजी शासन के अंतर्गत रेलवे लाइन बिछाने का कार्यभार सौंपा जाता है। दोस्तों, बर्टर ब्रदर्स दरअसल 2 भाई थे, विलियम बर्टर और जेम्स बर्टर। इनको कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का कार्यभार सौंपा गया था। दोस्तों, 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस क्षेत्र की खुदाई कराई गई, जिसका प्रमुख कार्यभार दयाराम साहनी को सौंपा गया, जिन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की और सर्वप्रथम खोजे गए स्थान के आधार पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो दोस्तों, यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है और यह रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी खुदाई का मुख्य श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर माने जाते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात अगर हम देखें 1947 ईस्वी तक इसके 40 स्थल खोजे जा चुके थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके स्थलों के आधार पर तो 1947 आज़ादी तक इसके कुल 40 स्थल खोजे जा चुके थे और वे सभी सिंधु नदी घाटी के इर्द गिर्द होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वर्तमान में कुल 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 1100 सिंधु घाटी से बाहर है और इस सभ्यता के 925 स्थल अकेले भारत में पड़ते हैं, जिसमें से सर्वाधिक 300 स्थल गुजरात में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके पश्चात आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों, यह सभ्यता कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। दोस्तों, इसके अगर हम सबसे बड़े नगर की बात करें तो दोस्तों वह मोहनजोदड़ो था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों, अगर भारत में देखें कि सबसे बड़ा नगर कौन है तो दोस्तों अब राखीगढ़ी है। दोस्तों, राखीगढ़ी भारत के हरियाणा में पड़ता है। दोस्तों, इसके पश्चात आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के विषय में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पश्चिमी सीमा के विषय में चर्चा करें तो दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा सुक्कागेंडोर है।
या बलूचिस्तान में पड़ता है। यह दोस्तों दास्क नदी के किनारे पड़ता है और इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हारल स्टीन द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर माना जाता है। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम पूर्वी छोर की बात करें तो वह आलमगीरपुर है। दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश भारत में पड़ता है और दोस्तों यह नगर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर माना जाता है। इसके पश्चात अगर हम इस सभ्यता की उत्तरी सीमा की बात करें तो दोस्तों इस सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ती है। उसके बाद अगर हम दक्षिणी सीमा को देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसके पश्चात आइए हम हड़प्पाई समाज के नगर विन्यास पद्धति पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा के नगर शतरंज के आकार या गिट के आकार में बसे होते थे। मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर होती थी, जिससे पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क समकोण पर काटती थी। सड़कें कच्ची होती थीं, परंतु वे इसके किनारे पक्की ईंटों से बनी नालियाँ बनाते थे। तो दोस्तों हड़प्पाई समाज में नगर विन्यास पद्धति पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। सड़कें गिद्ध पद्धति यानी शतरंज के आकार में बसी होती थी, जिससे अतिक्रमण जैसी स्थितियां नहीं हो पाती थीं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और घरों के दरवाजे खिड़कियां अंदर की ओर खुलते थे, जिससे राहगीरों को भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोग जल निष्कासन और जल भंडारण का विशेष रूप से ध्यान देते थे और जल प्रवाह को भी उन्होंने सुगम बनाया। दोस्तों हड़प्पा वालों ने सर्वाधिक मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। इनके ईंटों का एक निश्चित आकार होता था, 1:2:4, मतलब लंबाई का अनुपात 1, चौड़ाई का अनुपात 2 और ऊंचाई का अनुपात 4, मतलब वे तीनों चीज़ों पर बराबर ध्यान रखते थे। हड़प्पाई नगर ऊंचे टीले पर होते थे, जिसके पश्चिमी भाग में सार्वजनिक भवन और पूर्वी भाग में आम जनता का निवास होता था। प्रायः पश्चिमी भाग को किलेबंद किया जाता था और कालीबंगा में पूर्वी भाग को भी किलेबंद किया गया है। चन्हूदड़ों में कोई किलेबंदी नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो हड़प्पाई नगर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते थे, जिसमें से एक भाग होता था आपका दुर्ग और दूसरा भाग में आम जनता निवास करती थी। तो दोस्तों दुर्गों के लिए रक्षा प्राचीर बनी हुई थी या उसे किलेबंद किया जाता था, परंतु कालीबंगा में दुर्गों के साथ साथ सार्वजनिक भवनों को भी किलेबंद किया गया है। और दोस्तों चन्हूदड़ों में किसी प्रकार की कोई भी किलेबंदी नहीं की गई है, ना ही दुर्गों में ना ही सार्वजनिक भवनों में। इसके पश्चात दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोगों ने नगरों में अनाज के भंडार बनाए तथा कालीबंगा में मकानों में कुएं भी पाए गए। यहाँ पर दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोगों ने नगरों में अनाज भंडारों का भी निर्माण किया, जिससे अकाल, महामारी और ब्रह्म युद्ध जैसी स्थितियों का सामना किया जा सके। और दोस्तों कालीबंगा नगर में जल के भंडारण को देखते हुए कुओं का भी निर्माण कराया गया। इसके पश्चात दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार भी पाया गया है, जिसका निर्माण जिप्सम और बिटुमिनस जैसे जलरोधी तत्वों से किया गया है। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, जिससे स्नान करने में कोई भी समस्या नहीं हो पाती थी। दोस्तों बचे हुए जल को एक छिद्र के द्वारा निष्कासित करके खेत सिंचन में भी कार्य में लाया जाता था, जो जल के प्रयोग का एक अतुलनीय उदाहरण सिद्ध होता है। दोस्तों इस स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11.89 मीटर, 7 मीटर और 2.44 मीटर है। मतलब इस बृहद स्नानागार की लंबाई 11.89 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 7 मीटर थी, और अगर हम लंबाई को देखें तो 2.44 मीटर इसकी ऊंचाई थी। दोस्तों इसके पश्चात हम हड़प्पाई समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से योद्धा और तलवार के साक्ष्य नहीं पाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनके प्रमुख नगर थे। तो दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोग शांति प्रिय और धार्मिक होते थे। उनका किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं था, जिसके कारण खुदाई में तलवार, भाले या अन्य हथियार नहीं मिले जो इनके योद्धा वर्ग के होने का प्रमाण दे सके। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ इतिहासकारों की माने तो बासन ने इसे पुरोहितों का शासन बताया है, जिसके अनुसार शासन और नगर संचालन मुख्य रूप से पुरोहितों और महंतों के हाथ में होता था।
दोस्तों इसके पश्चात अगर हम भारतीय इतिहासकार R.S. शर्मा को देखें, जो कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो उनके अनुसार यहाँ पर व्यापारियों का शासन होता था, क्योंकि हड़प्पाई समाज के लोगों ने सर्वप्रथम विश्व को प्रमुख फसलों और व्यवसायों से अवगत कराया। तो दोस्तों R.S. शर्मा के अनुसार यह व्यापारियों का शासन हो सकता था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और साथ ही साथ यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता भी थी। दोस्तों दरअसल इन्होंने सबसे पहले कांसा की खोज की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कांसा तांबे और टिन का एक मिश्रण है। तो दोस्तों इस सभ्यता के लोगों ने कांसे को उपयोग में लाए और इसके पश्चात इस सभ्यता के लोगों ने कृषि के साथ साथ व्यापार और उद्योगों पर भी ध्यान दिया और इस पर भी अपना बराबर नियंत्रण बनाए रखा। दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोग 9 प्रकार की फसल उगाते थे, जिसमें गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मटर, सरसों आदि इनकी प्रमुख फसलें हुआ करती थी। तो दोस्तों लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों यहाँ से यह साबित होता है कि ये लोग धान की भी खेती करते रहे होंगे। दरअसल दोस्तों लोथल और रंगपुर तटवर्ती नगर थे, जिससे जल सिंचन उपयुक्त मात्रा में हो जाता था। कालीबंगा के लोग दोस्तों जालीदार जुताई भी करते थे और दोस्तों ये चना और सरसों को साथ साथ बोया करते थे, जिससे ज़मीन की उर्वरता व्यवस्थित रूप से बनी रहती थी। दोस्तों इन्होंने जिस ग्रिड में या आकार में यह जुताई की, उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 90 और 30 सेंटीमीटर हुआ करती थी। मतलब दोस्तों अगर 90 सेंटीमीटर की लंबाई रखेंगे तो वहीं 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई भी रखेंगे। दोस्तों इनकी ग्रिड का आकार 90 और 30 में बटा होता था। दोस्तों कपास की खेती करने वाले हड़प्पाई पहले व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें मेसोपोटामिया में मेलुहा नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों तत्कालीन विश्व में केवल हड़प्पाई सभ्यता के लोग कपास की खेती बड़ी मात्रा में करते थे, जिसका निर्यात वे विश्व के तमाम हिस्सों में करते थे। मेसोपोटामिया में उन्हें मेलुहा नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों हड़प्पाई समाज के लोगों की मोहरों पर कुबड़ वाले बैल का चित्र देखने को मिलता है, परंतु गाय का अंकन कहीं नहीं पाया गया, जो इसकी धार्मिक नीतियों को परिभाषित करता है और वे गौ प्रेमी और गाय के प्रति उदार भावना भी रखते थे। दोस्तों उनकी मोहरों का आकार वर्गाकार होता था और दोस्तों इनकी मोहरें सेलखड़ी नामक तत्व की बनी होती थी। दोस्तों इनकी मोहरों का आकार वर्गाकार होता था, इनकी मोहरें सेलखड़ी नामक तत्व से बनी होती थी। दोस्तों इसके पश्चात हड़प्पाई समाज के लोगों ने वस्त्र और आभूषणों का देश विश्व में निर्यात किया और जिसके बदले में वे अफगानिस्तान के क्षेत्रों से खनिज पदार्थ भी प्राप्त किया करते थे। दोस्तों लोथल हड़प्पाई सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिससे संपूर्ण विश्व में आयात निर्यात होता था। दोस्तों बहरीन को व्यापारिक केंद्र बनाया गया, जहां से व्यापारिक गतिविधियां मूल रूप से संचालित होती थी। दोस्तों इसे मिलपोर्ट के रूप में भी जाना जा सकता है। तब बहरीन को दिलमून के नाम से जाना जाता था। दोस्तों तत्कालीन विश्व में बहरीन को दिलमून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आयात निर्यात का यह केंद्र था। दोस्तों हड़प्पाइयों ने बाट का आकार शंकु और घन के आकार में रखा और इन्होंने इनका प्रयोग 16 के गुर्जों में किया, जैसे 16, 32, 48 आदि। ये सारे 16 के गुर्ज में होते थे, जिनका प्रयोग हड़प्पाई समाज के लोगों ने किया। तो दोस्तों इसके पश्चात हम हड़प्पाई समाज के लोगों की सामाजिक स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं। सामाजिक स्थिति के अनुसार हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गईं। तो दोस्तों हड़प्पाई समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था। महिलाओं की शासन में निर्णायक भूमिका होती थी तथा तत्कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, जिसका कालांतर में ह्रास होने लगा। दोस्तों यहाँ से बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ भी पाई गईं, जो महिला सम्मान की ओर संकेत देती हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी भी पाई गई। इसी प्रकार लोथल से चतुर लोमड़ी का भी चित्र पाया गया। दोस्तों लोथल से युग्म समाधान भी पाया गया, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग शवों को जलाने की अपेक्षा उसे ज़मीन में दफना देते थे। इस समाज के लोगों का जादू टोना पर भी विश्वास था, जिससे यह पता चलता है
कि ये लोग अंधविश्वासी थे और तमाम प्रकार के अधर्मों पर इनका विश्वास भी था। कालांतर में हड़प्पा से ताबीज़ मिलने पर इस बात की पुष्टि भी हो गई। इसके पश्चात आइए हम हड़प्पाई समाज के लोगों की धार्मिक स्थिति को देखते हैं और उससे जुड़े हुए तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हड़प्पाई समाज के लोगों का धर्म पर पूरा विश्वास था और कई स्थानों से शिवलिंग और स्वास्तिक के चिन्ह भी पाए गए हैं, जिससे पूरा यह स्पष्ट हो जाता है कि ये धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। दोस्तों, यज्ञ और अनुष्ठानों जैसी गतिविधियों में ये काफ़ी सक्रिय रहते थे। लोथल और रंगपुर से यज्ञ की अग्नि वेदिकाएँ भी पाई गई हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर पाई गई है, जिसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरन आदि जानवरों का चित्र अंकित है। भूदेवी की मूर्ति भी हड़प्पा से पाई गई है, जिससे यह पता चलता है कि ये भूमि की भी पूजा करते थे। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो से ही योगी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि ये योग और साधना पर भी इनका बराबर विश्वास बना हुआ था। दोस्तों, हड़प्पाई समाज के लोगों ने भाषा और लेखन के रूप में गौमुद्रिका लिपि का प्रयोग किया। दरअसल दोस्तों, गौमुद्रिका लिपि में शब्दों को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। हड़प्पाई समाज के लोगों ने इसी लेखन पद्धति का इस्तेमाल किया। गौमुद्रिका लिपि को इंग्लिश में बूस्टोफेरेंस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस लिपि के सर्वाधिक 12 अक्षर का सूचना पट धौलावीरा से पाया गया है। दरअसल दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। इसके अनुसार इस काल में लिखित साक्ष्य तो पाए गए हैं, परंतु वे पढ़े नहीं जा सके। दोस्तों, तमाम शोधों और तमाम सारे स्रोतों के प्राप्ति के पश्चात इस सभ्यता को परिभाषित किया गया है। इस सभ्यता के स्रोतों की पहचान कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग से हुई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कार्बन डेटिंग से हम पुराने से पुराने जीवाश्म के आयु का पता लगा सकते हैं। वहीं यूरेनियम डेटिंग से हम पुराने से पुराने शिला के उम्र का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अगर एक बार मूल्यांकन करते हैं तो इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों ने एक नगरीय जीवन शैली का निर्वहन किया, जबकि इसके बाद पनपी वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता रही। दोस्तों, हड़प्पाई समाज के लोगों ने संसाधनों को एक व्यवस्थित रूप में दोहन किया और वे सारी गतिविधियों को सही ढंग से संचालित करते थे। दोस्तों, उन्होंने जल भंडारण और प्राकृतिक आपदाओं आदि मुद्दों पर अतुलनीय प्रयास। वे स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देते थे और उद्योग व्यापार के क्षेत्र में कई प्रकार से प्रगति भी की उन्होंने। तो दोस्तों, अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में हम खोजे गए प्रमुख स्थल, नगरों से मिले साक्ष्य और इस सभ्यता के पतन में इतिहासकारों के विभिन्न मतों को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पर्पस में मोस्टली ऑब्जेक्टिव्स के रूप में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।